हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट हैं। जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम 2022 का पेपर देखेंगे, जिसमें कि हमने लिया है 25 क्वेश्चन को। ये है ग्रुप सी का परीक्षा जो 2022 में हुआ था, 18 दिसंबर को हुआ था। उसका पेपर का एनालिसिस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। भारत सरकार की स्वामित्व योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ स्वामित्व योजना, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करना और ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण किया जाता है। फिर उनके घरों को भूमि का डिजिटल नक्शा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थाइड्स, दूसरा है लीचेट्स, तीसरा है पेरिकार्डियल, चौथा है परकोलेट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लीचेट्स कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक लीचेट्स कहलाते हैं। लीचेट्स वे तरल या घुले हुए पदार्थ होते हैं जो जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ मिलकर प्रदूषण पैदा करते हैं। यह पदार्थ जमीन में दबे हुए कचरे, रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य हानिकारक तत्वों से निकलते हैं और भूजल में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर हिंद महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक सागर, ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक सागर। इसका आंसर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी अटलांटिक, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। यह मार्ग दुनिया के विदेशी व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करता है और इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। बिग ट्रंक रूट उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। इसका महत्व वैश्विक व्यापार में अत्यधिक है। इस मार्ग पर दोनों तरफ अच्छे बंदरगाह हैं। गर्म जलधाराओं की वजह से यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं का पूर्व रचित की गई थी। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की हुई हैं। ये मुख्यतः डैश डैश में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी बोधिसत्व, ऑप्शन डी सूत पिटक। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः सूत पिटक में पाई जाती हैं। सूत पिटक बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश संग्रहित हैं। सूत पिटक में 5 निकाय हैं। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, शुद्धक निकाय 5वां है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो इसका तो आंसर इजी है। इसका ऑप्शन बी होगा प्रभावती गुप्त,
इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसकी माँ नाग वंश की कुबेर नागा थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाटाकक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 6। ऑप्शन ए सही है, जो कि इसका आंसर होगा आंसर 6। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी डीएनए। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी डीएनए। जीन डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के विशिष्ट अंग होते हैं। जीन डीएनए के एक विशिष्ट क्रम में न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है जो एक विशिष्ट विशेषता या लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन को वंशानुक्रम की मूल इकाई माना जाता है। किसी जीव में जीन का पूरा सेट जीनोम कहलाता है। क्वेश्चन 8 है, सूची को मिलान करना है सूची 2 से। इसका पहला है ए प्राकृतिक चयन। इसका आंसर होगा आंसर सी। प्राकृतिक चयन का मिलान होगा प्रजातियों का जन्म। ऑप्शन बी का मिलान होगा एसोसिएशन प्रजातिकरण का अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करना। ऑप्शन सी का 4 दिया है। विलोपन का प्रजातियों का क्षरण। सक्रम विकास का दिया है दूसरा, अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9, इकोलॉजी का अध्ययन होता है। इकोलॉजी का अध्ययन होता है, इसका आंसर होगा आंसर सी। इकोलॉजी उन विधियों का इसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं। इकोलॉजी की अंतरक्रिया कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इकोलॉजी उन विधियों का अध्ययन है जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी के अध्ययन में जीवों के विवरण, जीवों के बीच परस्पर क्रिया और ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। और क्वेश्चन नंबर डी, किसी राष्ट्र की वित्तीय संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए भू स्वामित्व, ऑप्शन बी परिवार का आकार, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भू स्वामित्व। किसी राष्ट्र की वित्तीय संरचना का आर्थिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो मुख्य रूप से भू स्वामित्व पर आधारित होता है। वित्तीय संरचना के मुख्य घटक निम्न हैं। पहला भू स्वामित्व, दूसरा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, तीसरा आय का वितरण, चौथा व्यापार और रोजगार। क्वेश्चन 11 इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान से है। इसका आंसर होगा आंसर डी। 5 ईयर प्लान में पहला 51 से 56 तक, जिसमें कि शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण की बात की गई थी। दूसरा था 1956 से 61 त्वरित औद्योगिकरण की बात की गई थी। 2007 से 12 वाले में तेज और समावेशी विकास के बारे में बात की गई थी। 2012 से 17 सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर बल दिया गया था। ऑप्शन 12 रीजनिंग का है। फिर से इसका घन स्क्वायर, वर्ग का घन दिया है तो वृत्त का क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोलार्ध। जिस प्रकार वर्ग 2D का संबंध घन 3D से है, उसी प्रकार वृत्त 2D का संबंध गोलार्ध 3D से है। इसलिए इसका आंसर 1 सही होगा। फिर मिलान वाला क्वेश्चन आ गया ऑप्शन 13। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता, इनमें मिलान दिया गया है। बॉक्साइट, कैलामाइन, क्यूपराइट, हेमेटाइट। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तांबा का क्यूपराइट, लोहा का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, जस्ता का कैलामाइन होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14, ट्विस्टेड पेयर केबल HTTP सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्किट, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका मिलान दिया है अनगाइडेड मीडिया स्विचिंग तकनीक, गाइडेड मीडिया प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ट्विस्टेड पेयर केबल का होगा गाइडेड मीडिया, HTTP का होगा प्रोटोकॉल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होगा अनगाइडेड मीडिया, सर्किट का होगा स्विचिंग तकनीक। क्वेश्चन नंबर 15, सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसको सोनिक बूम कहते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा। सोनिक बूम हवाई जहाज शॉक वेव यानी कि प्रघाती सृजित करते हैं, उन्हें सोनिक बूम कहते हैं। यह एक अत्यंत तेज और जोरदार आवाज़ होती है। ट्रांसवर्स वेव्स एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है जिसके माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के सोनीपत से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान वाला है मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल्बरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर। इसके ऑप्शन मिलाने के लिए दिए हैं मोरक्को, फ्रांस, इटली, उज्बेकिस्तान, यानी कि ये सब कहाँ से आए हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मार्को पोलो जो है वो इटली से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से आया था। और क्वेश्चन 18, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 के की है और भारत के प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और अन्य पुरातात्विक स्थलों की खोज की और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अगला क्वेश्चन 19 रीजनिंग का है। इसमें घटाने के लिए दिया गया है कि घटा के निकाला गया है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 62.8 इसका आंसर आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी लुप्त संख्या जोड़ना है, वही जोड़ने के लिए है। 1.75 बढ़ा के दिया गया है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 7.75। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मिलान वाला है। हॉर्नबिल है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, एशियाटिक चीता है, संघाई है। इसमें मिलाने के लिए लुप्त प्राय, दुर्लभ, संकटापन्न और परिसंकटमय। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हॉर्नबिल जो है दुर्लभ की कैटेगरी में है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है परिसंकटमय है, एशियाटिक चीता लुप्त प्राय है, संघाई संकटापन्न है। 22वां क्वेश्चन पॉलिटी से है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था? इसमें ऑप्शन ए दिया है, प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन बी, इनमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। ऑप्शन डी, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यही गलती होगा, ये इसी को शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी को शामिल नहीं किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था। मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष करने का प्रावधान 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। जब हम कहते हैं कि भारत संघीय प्रणाली है, इसका अर्थ है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। यह प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, जिससे राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान करने की स्वतंत्रता मिलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पेरिस ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा और एकमात्र सदस्य अमृता शेरगिल थी। जो अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी जो विशिष्ट चित्रकला शैली के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उनकी कला में भारतीय और यूरोपीय प्रभावों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन की सीरीज ला के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। धन्यवाद।